वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एएमयू क्लास आपको रोजाना देता है करंट अफेयर और बाल विकास मनोविज्ञान यानी सीडीपी के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आज जो है हम जिस चीज को बताने वाले हैं वो है सीटेट यूपीटेट 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो आज मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। और एक बात और ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि मित्रों, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो सीटेट यूपीटेट नहीं लेकिन सीटेट में जो शिक्षण पूछता है ना, वो बेहतरीन आप जो है सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि जिसने इस तरह के क्वेश्चन को किया, सीटेट उसके लिए आसान है। क्योंकि सीटेट में जो है शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और शिक्षण से संबंधित क्वेश्चनों को ही आज मैंने लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा मित्रों, क्योंकि आपके लिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, लेकिन आपको बस थोड़ा सा करना है। एक बटन ही बस आपको क्लिक का दबाना है लाइक का, और कोई मेहनत का काम आपको नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे कह रहा है, एक शिक्षक के रूप में जो लेव वायोगस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, आप अपने छात्रों का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधियां पसंद करेंगे। यानी आप एक शिक्षक हैं, आप लेव वायोगस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत की दृढ़ता में विश्वास रखते हैं। यानी लेव वायोगस्की का जो सामाजिक रचनावादी सिद्धांत है उसमें आप विश्वास रखते हैं टीचर के रूप में। तो आप अपने छात्रों का आकलन करने के लिए इन चारों में से कौन सी विधि पसंद करेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है सहयोगात्मक परियोजनाओं का, दूसरा है मानकीकृत परीक्षण, तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न, तीसरा है और चौथा है वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो पहले सवाल का क्वेश्चन का आंसर आपका मित्रों हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। सहयोगात्मक परियोजनाओं का हम जो है क्या करेंगे, आकलन विधि का प्रयोग करेंगे लेव वायोगस्की सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के विश्वास के अनुसार। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को यह करना चाहिए। यानी आपकी कक्षा में व्यक्तिगत मतभेद चल रहे हैं जिससे आपको जो है उसको पूरा करना है, हटाना है। उसके लिए एक शिक्षक, यानी आप एक शिक्षक थे तो आपको क्या करना चाहिए। पहला ए कह रहा है शिक्षण और मूल्यांकन के समान और मानक तरीके हैं, ये अपना करना चाहिए। दूसरा, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग और लेवल करना चाहिए आपको एक शिक्षक के रूप में। तीसरा कह रहा है छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न हैं और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। चौथा कह रहा है उसके छात्रों पर सख्त नियम लागू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि व्यक्तिगत मतभेद को पूरा करने के लिए एक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, उन छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न है और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पहले कह रहा है कि मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण है यदि यह छात्रों में भय और तनाव उत्पन्न करता है, यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है, यह वर्ष के अंत में केवल एक बार किया जाता है, और तुलनात्मक मूल्यांकन छात्रों की उपलब्धियों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्यपूर्ण है, क्या उद्देश्यपूर्ण है इन चारों में से मूल्यांकन का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है मूल्यांकन। यानी छात्र के साथ साथ शिक्षक का भी एक प्रतिक्रिया का मूल्यांकन ये करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए।
आधिकारिक होनी चाहिए, तानाशाही होना चाहिए, अनुमेय होना चाहिए या सुविधात्मक होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग बताइए कि एनसीएफ के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका इन चारों में से क्या होना चाहिए। तो इन चारों में से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सुविधात्मक होनी चाहिए एक शिक्षक के रूप में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि शोध से पता चलता है कि एक विविध कक्षा में अपने छात्रों से एक शिक्षक की अपेक्षाएं, उनकी सीख डैश 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 बीच में दिया, अपेक्षाएं के बाद क्या भरनी चाहिए? उनकी सीख। यानी शोध से पता चला है कि एक विविध कक्षा में अपने छात्रों से एक शिक्षक की अपेक्षाएं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, के एकमात्र निर्धारक हैं, के साथ सहसंबंध नहीं होना चाहिए या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उनकी सीख का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिएगा। देखिए मित्रों, कमेंट्स जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग कमेंट्स मत करना मत भूलिएगा। कमेंट्स और लाइक भी जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, और कमेंट्स भी करिएगा ताकि हमको पता चले कि आप जो है हमारे बनाए हुए क्वेश्चन को पसंद कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है उनकी सीख का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। यानी विशेष जरूरतों मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। अवास्तविक लक्ष्य है करना, शामिल करना क्या है? अवास्तविक लक्ष्य है, विकलांग बच्चों के लिए हानिकारक है, स्कूल पर बोझ बढ़ेगा, या शिक्षण के लिए दृष्टिकोण, सामग्री और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विशेष जरूरत वाले बच्चों को शामिल करना। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या है मित्रों? शिक्षण के लिए दृष्टिकोण, सामग्री और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या पूछ रहा है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ एक विविध कक्षा होने से सभी छात्रों के सीखने की अनुभव समृद्ध होती है, यह कथन है। कह रहा है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग समाज से, अलग अलग आर्थिक सिचुएशन में, जैसे गरीब अमीर हर टाइप के बच्चा जो है, किसी पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ एक विविध कक्षा यानी एक सामूहिक कक्षा बनाई होने से सभी छात्रों को सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन क्या कहता है? गलत है, क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोए हुए महसूस कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है ये सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। तीसरा कह रहा है ये भी सही है, क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। और डी कह रहा है कि गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट्स करते रहिएगा जरूर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सही है, क्योंकि यह अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। यानी अलग अलग जब प्रांत के बच्चे अलग अलग आएंगे, एक ही जगह जब समूह में उनको लाया जाएगा, और जब वो समूह में आएंगे तो अलग अलग जगह से सीख के अलग अलग चीजें आए हैं, तो जब इकट्ठा होंगे एक जगह तो कुछ ना कुछ जो है कौशल सीखेंगे एक दूसरे से। ठीक है, यही कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा मित्रों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? श्रवण दोष वाला बच्चा। श्रवण मीन्स होता है जो सुन ना सके कानों से, उसी को कहते हैं श्रवण दोष। तो श्रवण दोष वाला बच्चा केवल बिगड़ा हुआ सुनवाई के लिए एक स्कूल में भेजा जाना चाहिए और नियमित स्कूल नहीं। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं होगा और इसके बदले व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सी कह रहा है नियमित स्कूल में बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि उप सुविधा के संसाधन प्रदान किए जाते हैं, उपयुक्त सुविधा के। डी कह रहा है एक नियमित स्कूल में सहपाठियों के साथ एक समूल्य पर प्रदर्शन करने के सक्षम नहीं होगा। तो श्रवण दोष वाला बच्चा इन चारों में से क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका यही सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सी, नियमित स्कूल से बहुत अच्छा कर सकते हैं, नियमित स्कूल में बहुत अच्छा कर सकते हैं श्रवण दोष वाला बच्चा
यदि उपर्युक्त सुविधा और संसाधन उसे सुविधा और संसाधन दोनों अगर उसे प्रदान की जाए तो ये अच्छा काम कर सकता है नियमित, ठीक है, स्कूल में बहुत अच्छा कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है, यानी वो शिक्षक प्रतिभाशाली है तो उसकी क्या विशेषता है इन चारों में से। वह आक्रामक और निराश हो जाता है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहा है यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह समझ और ऊब महसूस कर सकता है। तीसरा कह रहा है वो अत्यधिक मनमौजी है। और चौथा कह रहा है वह कर्मकांडी व्यवहार में संलग्न होता है, जैसे हाथ से फड़फड़ाना, पत्थर मारना आदि। तो एक तो वो प्रतिभाशाली बालक है, तो प्रतिभाशाली बालक की कुछ विशेषता होगी, तो इनमें से कौन सी उसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 9 यही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं है उसके लिए तो वह समझ और ऊब महसूस कर सकता है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक की यही एक विशेषता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को बढ़ा सकता है। एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को बढ़ा सकता है क्या करके। सीखने में छोटे कदम के लिए पुरस्कार की पेशकश, ड्रिल और अभ्यास, उसके छात्रों के बीच उत्साहजनक प्रतिस्पर्धा, और डी कह रहा है सामग्री को छात्रों के जीवन से जोड़ना, ये करके। तो एक शिक्षक प्राथमिक कक्षा में, यानी प्राथमिक कक्षा मतलब 1 से 5 तक की बात कर रहा है, 1 से 5 की कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कैसे, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सामग्री के छात्रों के जीवन से, यानी सामग्री को, यानी जो सामग्री है उसको छात्रों के जीवन से जोड़ के प्रभावशाली बना सकता है, बढ़ा सकता है शिक्षण को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के बारे इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी कह रहा है बच्चे समस्या हल करने वाले होते हैं। सी कह रहा है बच्चे वैज्ञानिक जांच करता है। और डी कह रहा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोज करता है। तो ए बी सी डी दिया है। अब ऑप्शन दे रहा है आपका नीचे, देखिएगा ये ऑप्शन आपके नीचे है। ए कह रहा है ए बी डी सही है, बी सी डी सही है, या ए बी सी डी चारों सही है, या ए बी और सी सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है बच्चों के रूप में, क्वेश्चन नंबर 11 आपका यही पूछ रहा है मित्रों, ठीक है। तो देखिएगा पहला है बच्चे ज्ञान से निष्क्रिय प्राप्त, निष्क्रिय शब्द है तो ये रिजेक्ट हो जाता है वैसे ही। अब देखिएगा दूसरा कह रहा है बच्चे समस्या हल करने वाले होते हैं, सही बात है, समस्या हल करते हैं। बच्चे वैज्ञानिक जांच करता है, बिल्कुल सही बात है। थॉर्नडाइक ने कहा था कि बच्चे क्या है, नए नए वैज्ञानिक हैं और जांच करता है। डी कह रहा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोज करता है, तो ये भी सही बात है। मतलब इसमें सिर्फ एक गलत है, मतलब सही हमारा क्या है बी सी डी। तो इसमें देखिएगा कौन सा, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बी सी डी, यानी इसका बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है छात्रों में वैचारिक विकास की प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। छात्रों में वैचारिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका इनमें से कौन सा है। नई अवधारणाओं को पुराने लोगों के संदर्भ के बिना अपने दम पर समझाने की आवश्यकता। बी कह रहा है छात्रों को गलत विचारों को याद कराने के लिए कहकर सही विचारों के साथ बदले। सी कह रहा है कि छात्रों को कई उदाहरण दें और उन्हें तर्क का उपयोग कराने के लिए प्रोत्साहित करें। डी कह रहा है कि छात्रों द्वारा आवश्यक वैचारिक परिवर्तन किए जाने तक सजा का उपयोग करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। देखिए जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है ये सभी देखिएगा सीटेट के क्वेश्चन है, ज्यादातर इसमें सीटेट के ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। और अभी अभी 31 जनवरी को सीटेट का एग्जाम होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा सीटेट का एग्जाम भरा होगा। तो 31 जनवरी को ही है
और आपका ये चल रहा है दिसंबर, और ये समझ लीजिए कि आपके पास लगभग 2 ही महीने बचे हुए हैं, उससे थोड़ा कम भी बचे हुए हैं आपके पास। तो इसी तरह के क्वेश्चन सीटेट पूछता है, जिसके वजह से अच्छे अच्छे लोग शिक्षण में मात खा जाते हैं। ये सब शिक्षण है अपने आप में, इसमें जो है प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा, अपने आप को वहां रखना पड़ेगा मित्रों। तो इसलिए इस क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि छात्रों को कई उदाहरण दे और उन्हें तर्क का उपयोग कराने के लिए प्रोत्साहित करे। यानी जब कोई चीज बताए, यानी कि वैचारिक विकास प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका एक टीचर का है कि कई उदाहरण दे, वो जोड़े अलग अलग जीवन से, उन्हें तर्क का उपयोग कराने के लिए प्रोत्साहित करे उस पर। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे एक वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, एक तो बात हमेशा याद रखिएगा, 1 से 5 की ही बात कर रहा है। प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 से 5 तक का वो बच्चा होगा। एक वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेगा। अब 1 से 5 तक का बच्चा का उम्र क्या होगा आपको पता ही होगा। अब वो वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से कैसे सीखेगा, जहां उसकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा किया जाता है और उन्हें लगता है कि वे मूल्यवान है। बी कह रहा है, जहां शिक्षक आधिकारिक है और स्पष्ट रूप से यह बताता है कि क्या किया जाना चाहिए। सी कह रहा है, जहां ध्यान और तनाव केवल मुख्य रूप से पढ़ने लिखने और गणित के संज्ञानात्मक कौशल में महारत हासिल करने पर। और डी कह रहा है कि जहां शिक्षक सभी सिखाने की ओर जाता है और छात्रों में एक निष्क्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, सबसे पहले तो ये देखिएगा यहाँ एक निष्क्रिय शब्द है, ये एक जो है माइनस पॉइंट है, तो ये विकल्प वही से ही क्लियर हो जाएगा। निष्क्रिय शब्द बच्चों में तो आएगा ही नहीं जब वातावरण में जाएंगे तो। अब बच गया 3, इसी तरह से लॉजिक है पकड़ने का आपका क्वेश्चन का, सीटेट का। अब 3 बच गया। अब इस 3 में से आपको जो है राइट आंसर आपको चुनना है। तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं, आपको वहां कंपटीशन में ध्यान रखना हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जहां उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा किया जाता हो। यानी जिस वातावरण में बच्चा जाए तो उनकी भावनात्मक जरूरतों को अगर पूरा किया जाता हो तो उन्हें लगता है कि वो मूल्यवान है। यही प्रभावी ढंग है वातावरण में 1 से 5 तक के बच्चों को सिखाने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक बच्चा खिड़की में एक कौवा उड़ता हुआ देखता है। यानी एक बच्चा खिड़की से एक कौवा उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। ठीक है, इससे बच्चे की सोच के बारे में क्या पता चलता है आपको। छोटा बच्चा है, खिड़की पर से कौवा उड़ते हुए देखता है तो कहता है एक पक्षी। इससे आप एक शिक्षक हैं तो बच्चे की सोच के बारे में आपको क्या पता चलता है। बच्चे ने पहले यादें सजो रखी हैं कि वो कौवा है पहले से। बच्चे ने एक पक्षी की अवधारणा विकसित की है। बच्चे ने अपने अनुभव को संप्रेषित करने के लिए भाषा के कुछ उपकरण विकसित किए हैं। तो 3 चीजें दी हुई हैं और इस विकल्प में आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए बी सी सही है और केवल बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। अब देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में, इस तरह के क्वेश्चन जो है सीटेट में बहुत आते हैं, इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चनों को समझिएगा। ये जो ए बी सी करके और बीच में होता है, इसमें से कौन सा तर्क टाइप के ये क्वेश्चन है, ये बहुत सीटेट क्वेश्चन इस तरह के पूछता है। तो इसलिए इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, और अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाएंगे। बस वीडियो को ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, तो पहले देखिए, बच्चे ने पहले से यादें सजो रखी है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, उसके बाद बच्चे ने एक पक्षी की अवधारणा विकसित की। भाई उसके दिमाग में आया कि हाँ वो पक्षी है, तभी तो उसने कहा एक पक्षी। और सी कह रहा है कि बच्चे ने अपने अनुभव को संप्रेषित करने के लिए भाषा के कुछ उपकरण विकसित किए। ये भी सही बात है, इसलिए ए बी सी तीनों सही है, यानी क्वेश्चन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को अपने छात्रों को,
एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को आंतरिक प्रेरणा, अंदर की प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए आपको। आने से पहले उसे खत्म करो। बी कह रहा है कि तुम अपने समान क्यों नहीं, तुम उसके समान, यानी दूसरे को दिखा कर रहे हैं कि तुम उसके समान क्यों नहीं हो सकते, देखिए उन्होंने इसे पूरा किया। ठीक है, कार्य को तेजी से पूरा करें और एक टॉफी प्राप्त करें। ठीक है, यह करने की कोशिश करो, आप सीखोगे, ये कह रहा है। तो एक शिक्षक अपने छात्र को जो है आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने को प्रोत्साहित करना चाहता है, तो इन चारों में से उस शिक्षक को क्या करना चाहिए उस बच्चे के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका जो है दोस्तों हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। यह करने की कोशिश करो, आप सीख जाओगे। आपको उस बच्चे से ये नहीं कहना है कि देखो वो कैसा कर रहा है, तुम भी वैसा करो। ठीक है, आपको ये नहीं कहना है कि जल्दी से अपना काम खत्म करो, उसको प्रेशर नहीं देना है। उसको क्या कहना है कि कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लेकिन चौथी बार में तुम उस चीज को सीख जाओगे। ये उसको कहना है एक टीचर के रूप में हमें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक, अच्छा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम वही आ गया है या वही क्वेश्चन है, जरा एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 आंतरिक प्रोत्साहित करने के लिए, अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा। कह रहा है एक शिक्षक अपने छात्रों को सिखाने के लिए खातिर आंतरिक रूप से प्रेरित होने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन विकल्प देखिए कैसे घुमाया है, उसी क्वेश्चन की तरह है क्वेश्चन एकदम, कि एक शिक्षक छात्रों के अंदर सीखने की आंतरिक रूप से प्रेरित होने के कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, यानी आंतरिक रूप से उसको प्रेरित करना है छात्र को, यानी उसके अंदर प्रोत्साहन करना है सीखने का, तो कैसे करेगा। चिंता और भय उत्पन्न करने से, प्रतिस्पर्धित परीक्षण देकर, व्यक्तिगत लक्ष्य और उनकी महारत स्थापित करने में उनका समर्थन करके, डी कह रहा है टॉफी जैसे मूर्त पुरस्कार देकर। तो देखिए क्वेश्चन 15 भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन विकल्प उसमें दूसरे तरीके से था। यही है सीटेट की खासियत बच्चों, इसी को आपको ध्यान देना है। सीटेट एक ही क्वेश्चन में घुमा देता है और आपको बस अस्थिर रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यह क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत लक्ष्य और उनकी महारत स्थापित करने में उनका समर्थन करें, उनको समर्थन दें अपने तरफ से, तब वो प्रोत्साहित हो जाएंगे। ठीक है, प्रेरित उनके अंदर अपने आप आंतरिक हो जाएगी सीखने की। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पूछ रहा है, एक प्राथमिक कक्षा मीन्स 1 से 5 तक के बच्चा है। तो प्राथमिक कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। ए, सीखने के लिए ताकि वे जिज्ञासु बन जाए और खुद के लिए सीखने से प्यार करें। बी कह रहा है याद रखने के लिए ताकि वे याद में अच्छे बन जाएं। सी कह रहा है दंडात्मक उपायों का उपयोग करके ताकि वे शिक्षक का सम्मान करें। और डी कह रहा है वर्ष की परीक्षा के अंत में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन करना। तो प्राथमिक कक्षा का बच्चा है, याद रखिएगा 1 से 5 तक का ही बच्चा है, और एक प्रभावी शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करने का लक्ष्य बनाना है। ठीक है, तो इनमें से क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 17 का यही सवाल है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप भी कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए दोस्तों, और मैं आपको समझाता रहूंगा अच्छे से। बस ध्यान दीजिएगा, ये सीटेट है, थोड़ा सा अगर आपने इसको हल्के में लिया तो आप जो है एक भी क्वेश्चन इसका सही से हिला नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, ये यूपी टेट का क्वेश्चन नहीं है, इसमें शिक्षण बहुत बेहतरीन बनाता है सीटेट। इसलिए सीटेट के बच्चे क्वालिफाई जो होते हैं उनका शिक्षण मजबूत होता है, तभी क्वालिफाई होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, दंडात्मक उपायों का उपयोग करके ताकि वे शिक्षक का सम्मान करें। ठीक है, एक प्राथमिक कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक के छात्रों को एक प्रभावी शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करने का लक्ष्य बनाना, दंडात्मक उपायों का उपयोग करके ताकि वे शिक्षक का सम्मान करें। ठीक है, लेकिन देखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्तिगत शिक्षा, प्रतियोगी कक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग क्या होगा? प्रभावी स्कूल अभ्यास का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? सी, व्यक्तिगत शिक्षा। ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षा जो है वो प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विकास का सेफलोकेडल क्या है? सेफलोकेडल सिद्धांत बताता है कि विकास कैसे आगे बढ़ता है। विकास का सेफलोकेडल सिद्धांत यह बताता है कि विकास कैसे आगे बढ़ता है। विशिष्ट कार्यों के लिए सामान्य, एकीकृत कार्यों के लिए विभेदित, सिर से पैर तक, या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास का सेफलोकेटेड। ठीक है, सेफलोकेटेड। ठीक है, ये बताता है। इसका राइट आंसर आपका 19 का हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, सिर से पैर तक। क्या होता है? बताता है कि विकास कैसे आगे बढ़ रहा है। विकास जब भी बच्चे का होता है वो सिर से पैर से, यानी सिर से शुरू होता है और पैर पे जाके खत्म होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है? निम्नलिखित में से कौन भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है? प्रसव पूर्व अवधि, मध्य बचपन की अवधि, वयस्कता या बचपन का प्रारंभिक काल। भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 20 का यही पूछना है। तो प्रसव पूर्व नहीं होगा क्योंकि बच्चा अभी जन्म ही नहीं लिया है। मध्य बचपन की अवधि, वयस्कता या बचपन का प्रारंभिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बचपन का जो प्रारंभिक काल होता है वो भाषा विकास का से संबंधित एक संवेदनशील अवधि होती है ना। ठीक है, शुरुआती अवधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका पूछ रहा है कि एक 6 वर्षीय लड़की असाधारण खेल क्षमता दिखाती है, उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, उसे रोज कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत पर उसे प्रशिक्षित करते हैं। उसकी क्षमताओं के बीच बातचीत का परिणाम होने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, देखिएगा पहले तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा सीटेट का, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। अगर आप हड़बड़ा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या है सीटेट ने। कह रहा है कि एक 6 वर्ष की लड़की है, असाधारण खेल क्षमता दिखाती है, माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं उसके, उसे रोज कोचिंग के लिए भी भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षित करते हैं हफ्ते में। उसकी क्षमताओं के बीच बातचीत का जो परिणाम है होने की सबसे अधिक संभावना क्या है? अनुवांशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वस्थ एवं प्रशिक्षण, अनुशासन और पोषण। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? माता पिता उसके जो है खिलाड़ी हैं और वो भी एक असाधारण खेल की क्षमता दिखाती है, कोचिंग करती है, साप्ताहिक प्रस्तुत होता है। तो माता पिता से मिला क्या है उसका? अनुवांशिक और पर्यावरण। एक तो अनुवांशिकता और दूसरे पर्यावरण है उसका, यानी उसका माहौल ही वैसा है परिवार में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दोनों यहाँ पे है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंट है? यानी निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का द्वितीयक एजेंट, मतलब द्वितीय यानी प्रथम एक होता है उसके बाद द्वितीय होता है। समाज का द्वितीयक एजेंट है परिवार और पड़ोस, स्कूल और पड़ोस, स्कूल और तत्काल परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा कि सामाजिकरण का द्वितीयक एजेंट क्या है। ठीक है, जैसे सामाजिकरण का पहला स्टेज क्या होता है उसी तरह द्वितीयक स्टेज क्या होता है उसी को एजेंट लिखा है इसने। द्वितीयक एजेंट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, स्कूल और पड़ोसी। लेकिन उस पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परिवार है आपका पहला आपका परिवार है, क्योंकि परिवार से ही आप जो है स्कूल और पड़ोस के लोगों से जो है मिलना शुरू करेंगे। परिवार से जब बाहर निकलेगा तो आपको स्कूल जाने दिया जाएगा, या फिर जब स्कूल जाएंगे तो पड़ोसी भी आपको अगल बगल मिलेंगे। ठीक है, तो द्वितीयक एजेंट सामाजिकरण का याद रखिएगा हमेशा क्या है? परिवार है हमारा, स्कूल और पड़ोस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। लेव वायोगास्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण,
लेव वायगॉस्की ने संज्ञानात्मक विकास का जो रूल दिया उसमें प्राथमिक कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक संपर्क, मानसिक स्कीमाओं का समायोजन या प्रोत्साहन प्रतिक्रिया बांधना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बताइएगा राइट आंसर आपका कमेंट्स बॉक्स में क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं, 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक संपर्क। लेव वायगॉस्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक जो कारण है वो समाज से संपर्क करना है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत बच्चे की विशिष्ट प्रतिक्रिया दी जाती है? जी, कहने का मतलब है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उसमें कुछ चरण दिए, उसमें से किस चरण के तहत बच्चे की विशिष्ट प्रतिक्रिया दी जाती है? नीचे लिखा हुआ है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, ये तर्क दिया गया है। अब कह रहा है कि सजा आज्ञा पालन अभिविन्यास है, ये सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। क्या है कोहलबर्ग के नैतिक चरणों के अनुसार? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। ठीक है, क्या होगा? गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, यानी कि आप ईमानदार हैं, माता पिता आप पर गर्व कर रहे हैं, इसलिए आप ईमानदार आपको रहना चाहिए। ये गुड गर्ल एंड गुड बॉय ओरिएंटेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कह रहा है जिन पियाजे, देखिएगा पियांगेट हो गया है, जिन पियाजे है, जिन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, आसन न्याय में विश्वास, शिक्षकों और अभिभावकों का द्वारा सुदृष्टिकरण। ठीक है, तो जिन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है, आपको बच्चे को सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर मिस्टर हो जाएगा ए, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज जो है सीखने के लिए सबसे आवश्यक है जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा इमारत मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी की संशोधित करने और पुरानी योजनाओं को नई जानकारी के अनुसार संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होती है। इन दो प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि पियाजे का कहना है कि स्कीमा इमारत मौजूद योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने, ठीक है, जो नई जानकारी है उसको संशोधित करने और पुरानी योजनाओं को नई जानकारी के अनुसार संशोधित करने, यानी जो पुरानी योजना है उनको नई जानकारी के अनुसार संशोधित करने का परिणाम स्वरूप होती है। इन दो प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है आवास और अनुकूलन को, आत्मसात और अनुकूलन को, संतुलन और संशोधन, आत्मसात और आवास। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर आप लोग बताइए। इसी तरह की क्वेश्चन पूछेगा सीटेट में, और अगर आपको 31 जनवरी के सीटेट को 2020 के पास करना है अगली इस भर्ती सुपर टेट में आपको जाने के लिए, तो मित्रों आपको सीटेट के क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना करेगा, खासकर बाल विकास मनोविज्ञान को। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, आत्मसात और आवास। ठीक है, दो प्रक्रियाओं को रूप में जाना जाता है, वो दोनों प्रक्रिया क्या है? आत्मसात है, और ये दो प्रक्रियाएं क्या है? आत्मसात और आवास है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा की स्थापना में शिक्षक सीखने की सुविधा देता है, ऐसा वातावरण प्रदान करना। एक प्रगतिशील कक्षा की स्थापना में शिक्षक सीखने की सुविधा दे रहा है, ऐसा वातावरण प्रदान करना क्या कहलाएगा? खोज को बढ़ावा देता है, प्रतिबंधात्मक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, पुनरावृत्ति यानी पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। देखिए प्रतिबंध तो करेगा नहीं, हतोत्साहित तो कभी करेगा नहीं, तो दो खत्म हो गया, बचता है ये और ये बचता है। अब इसमें से आपको चुनना है, ठीक है, क्योंकि प्रतिबंध करेगा नहीं, हतोत्साहित करेगा नहीं, तो इस तरह से विकल्प दो खत्म हो जाते हैं। अब दो बचा, खोज को बढ़ावा देता है और पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करता है। तो प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक सीखने की सुविधा देता है, ऐसा वातावरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, खोज को बढ़ावा देना। ऐसा वातावरण प्रदान करना मतलब बच्चे को खोजने सीखने का बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, आइए
क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मित्रों, हावर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंसिस का सिद्धांत बताता है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंसिस का सिद्धांत यानी बहुबुद्धि जिसको कहते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, हावर्ड गार्डनर ने क्या दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, उसी को कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसिस का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बच्चे को सभी विषयों को 8 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धि को विकसित किया जा सके। बी कह रहा है बुद्धिमत्ता केवल आईक्यू परीक्षणों द्वारा निर्धारित होती है। सी कह रहा है शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में MI का उपयोग करना चाहिए, यानी MI मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंसी का। डी मतलब कह रहा है कि क्षमता नियति है और समय के साथ नहीं बदलती। क्षमता एक नियति है जो समय के साथ नहीं बदलती। तो हावर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंसी का सिद्धांत यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत बताता है, इनमें से क्या बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीके को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा में MI का उपयोग करना चाहिए, यानी वैकल्पिक तरीके से पढ़ाना और एक रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, एक शिक्षक को ये करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एक 5 वर्षीय लड़की टी-शर्ट को मोड़ने की कोशिश करते हुए खुद से बात करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में सही है। जैसे घरों में हमारे आपके कभी कभी देखिएगा, हम लोग कपड़ा, चाहे कोई भी घर में कपड़ा चपत रहा है तो उसको मोड़ते हुए अपने आप से ही खुद से बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन चारों विकल्प में से लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को संदर्भ में सही है। कह रहा है कि जीन पियाजे और लेव वेगास्की इसे बच्चों के विचार को अहंकारी प्रकृति के रूप में समझाएंगे। जीन पियाजे और एक्सक्लूसिव भाषा के रूप में समझाएंगे, जबकि लेव वेगास्की इसी निजी भाषा के माध्यम से अपने कार्यों को विनियमित करने के लिए बच्चों के प्रयास के रूप में समझाएंगे। सी कह रहा है जीन पियाजे इसे सामाजिक संपर्क के रूप में समझाएंगे, जबकि लेव वेगास्की इसे एक अन्वेषण के रूप में समझाएंगे। डी कह रहा है कि जीन पियाजे और लेव वेगास्की ने इसे अपनी मां की नकल करने के बच्चे के प्रयास के रूप में समझाया। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। बच्ची जो है अपने आप से बात कर रही है, तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार क्या सही है। जीन पियाजे इसे एक्सक्लूसिव भाषण के रूप में समझाएंगे, जबकि लेव वेगास्की इसे निजी भाषण के माध्यम से अपने कार्यों को विनियमित करने के लिए बच्चे के प्रयास के रूप में समझाएंगे। ठीक है, चलिए और आइए क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में आखिरी क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है जेंडर एक है। जेंडर क्या है, जैविक इकाई है, शारीरिक निर्माण है, जन्मजात गुणवत्ता है या सामाजिक निर्माण है। जेंडर क्या है, जेंडर मीन्स कह लीजिए कि मेल और फीमेल की जो बात हो रही है, जेंडर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप लोग मित्रों कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं चाहता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो। और सीटेट फिर से एक बार कह रहा हूं, जो 31 जनवरी का जो सीटेट होने वाला है मित्रों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा सीटेट का। और मैं तो ये कहूंगा कि पीछे के जितने भी हुए हैं 11 से लेके अभी तक का सीटेट का पेपर 19 तक का, एक बार उसे जरूर दोहरा लीजिएगा, आपके लिए जो है वो काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सामाजिक निर्माण। जेंडर क्या है, एक सामाजिक निर्माण है। तो आज मैंने आपको 30 में 30 बैक टू बैक बाल विकास मनोविज्ञान का क्वेश्चन दिया, कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। ठीक है, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ठीक है मित्रों, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके
और उस लिंक में आप ज्वाइन हो जाइए, एमयू क्लासेस के नाम से वहाँ भी है, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कर फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर बाल विकास मनोविज्ञान के कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और मित्रों, हर संडे ऑनलाइन क्लास चलती है दोपहर 12 से 1 बाल विकास मनोविज्ञान की। तो अगर आप वहां आइएगा ऑनलाइन, भूलिएगा मत, हर संडे 12 से 1।